चलो आओ स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं स्टैट को। हमने स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर को खत्म किया और सेकंड चैप्टर की तरफ हम चल पड़े जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ डाटा। और सेकंड चैप्टर के अंदर हमने टोटल कहा कितने टॉपिक हैं, द टॉपिक्स टू बी कवर्ड 9 टॉपिक्स। और कल में हमने इसके 2 टॉपिक खत्म किए थे। पहला हमने खत्म किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने कहा था कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है, एंड देयर आर 2 सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। फिर हमने किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, ये भी हमने किया था। और फिर उसका हमने एग्जाम्पल भी शायद दिया था। और अब हम करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। यही था, यहां तक हमने कर लिया था। आओ आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। टॉपिक नंबर 3 है इस चैप्टर का। टॉपिक नंबर 3 चल रहा है मीनिंग। आप भी लिख लो, फिर हम स्टार्ट करें मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है जी, आज हम टॉपिक 3, 4 और 5 को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करें टॉपिक नंबर 3 और लिखो फटाफट जल्दी से द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा। डाटा कलेक्टेड बाय समवन, डाटा कलेक्टेड बाय समवन and used by someone are called secondary data. Are called secondary data. These data are already in existence. These data are already in existence. Therefore, they are not original data. Therefore, they are not original data. For example, the data related to Indian Railway published every year by the Railway Board. देखो सुनो, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? डाटा विच इज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस। मतलब वो किसी ने कलेक्ट किया, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया, आपके लिए नहीं किया, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किसी ने किया, उसका पर्पस कुछ और था और यूज उसको कोई और कर रहा है किसी और पर्पस के लिए। यानी अब मान लो फॉर एग्जांपल रेलवे बोर्ड, जो इंडियन रेलवे है वो हर साल डाटा निकालती है कि हमारे पास कितने कोच हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी रिजर्व जाती हैं, कितने एसी कोचेस, ये हर साल निकालती है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लोगे एंड यू वांट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट, आप उस डाटा को यूज करके अपने मतलब की इंफॉर्मेशन बना सकते हो। अपने मतलब की इंफॉर्मेशन आप बना सकते हो। ऐसे ही द पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो भी हर साल डाटा निकालते हैं। आपको जैसे डाटा चाहिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, वो भी डाटा पब्लिश करते हैं। दे ऑलवेज कीप पब्लिशिंग देयर डाटा। इफ यू रिक्वायर देम यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, जो आपको उसमें से चाहिए आप यूज कर लो। ये डाटा ऑलरेडी मार्केट में है, मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, ये बड़े बड़े डाटा आते रहते हैं पेपर्स के अंदर। आप पेपर देखो कभी खोल के तो कभी कभी डाटा आता है किसका, रेलवे का, कभी कभी किसका आएगा, बिजली विभाग का, कभी कभी किसका आएगा, पानी के वाटर डिपार्टमेंट का। ये अलग अलग डाटा मार्केट में आते रहते हैं, ये पब्लिश होते रहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट हैं। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, एवरीथिंग टू बी ट्रांसपेरेंट, कि लोगों को पता लगे गवर्नमेंट कर क्या रही है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन डाटा को पब्लिश करती रहती है। अब आपको अगर चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है जी,
दो तरह से मिलता है सेकेंडरी डाटा, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सेकेंडरी डाटा होता क्या है? द डाटा विच इज बीन कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज्ड बाय समवन एल्स एंड दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट। आप भी इसको यूज कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड ओरिजिनल डाटा। बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ। और आगे हमने कहा था क्या? डेफिनेशन ऑफ सम टर्म्स। यहां टॉपिक नंबर 4 था डेफिनेशन ऑफ, या कौन सी टर्म्स थी वो? पहली लिखो इन्वेस्टिगेटर। हम 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली इन्वेस्टिगेटर और दूसरी रिस्पोंडेंट, RESPONDENT, रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स देगा, बड़ा बड़ा लिखे। ओके, अरे पता नहीं यार कब सीखूंगा। रिस्पोंडेंट, ठीक है, आप मुझे सिखाते रहना, कोई बात नहीं, ये आएगा रिस्पोंडेंट। और तीसरा हमारे पास होगा इन्यूमरेटर। ये 3 लोग क्या होते हैं स्टैट के अंदर? इन तीनों का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर तो नाम से मालूम चल रहा है, द वन हू इन्वेस्टिगेट एंड कलेक्ट कर रहा है ना। इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो घर घर जाएगा, पूछेगा, हाँ जी कितने लोग रहते हैं घर में, हाँ जी कौन कौन कमाता है जी, हाँ जी कौन जॉब करता है जी, कौन से क्लास में पढ़ता है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेटर, द वन हू कलेक्ट्स द डाटा। और फिर नाम से पता लग रहा है रिस्पोंडेंट कौन है? द वन हू इज रिस्पॉन्सिंग, रिस्पॉन्ड दे रहा है। आप लोग, आपके घर पे कोई आया, उसने ऐसे दरवाजे को नॉक किया या बेल बजाई, आप बाहर आए, उसने आपसे पूछा मैं डाटा कलेक्ट करने आया हूं, आप बोले ठीक है, पूछो क्या पूछते हो? हाँ जी, आपके घर में कितने लोग? आपने कहा 4। कितने भाई कितनी बहनें? आपने कहा 1 भाई और मम्मी डैडी साथ में, हो गए 4। रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? आप। डाटा कौन कलेक्ट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेस्टिगेटर, रिस्पॉन्स कर रहे हो आप। ही इज द वन हू कलेक्ट द डाटा एंड ही इज द वन हू रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है जी। और लिख लो डेफिनेशन के बारे में, लिखो फटाफट। इन्वेस्टिगेटर, he is the one who undertakes investigation. He is the one who undertakes investigation for conducting he is the one who undertakes investigation for conducting any statistical study. Statistical study. स्टैटिस्टिकल स्टडी, अब मैं 3-4 बार बोलता हूँ, ये जुबान पता क्यों घूमता है अंदर। स्टैटिस्टिकल स्टडी है ना, बोला जा रहा ना। ओके, इन्वेस्टिगेटर इज आल्सो नोन एज, इन्वेस्टिगेटर इज आल्सो नोन एज रिसर्चर। इन्वेस्टिगेटर इज आल्सो नोन एज रिसर्चर, RESEARCHER, रिसर्चर, द वन हू रिसर्च, ठीक है जी। आ जाओ सेकंड नंबर पे, रिस्पोंडेंट। इन्वेस्टिगेटर हो गया, आ जाओ रिस्पोंडेंट। ये क्या होता है? रिस्पोंडेंट इज द वन, रिस्पोंडेंट इज द वन हु गिव्स रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस पुट बाय द इन्वेस्टिगेटर। Respondent is the one who gives responses to the question put by the investigator, यानी आप लोग। Respondent is also known as informant, INFORMANT. Respondent is also known as informant, INFORMANT. मीन्स द वन हु गिव द इंफॉर्मेशन। आप रिस्पॉन्स अगर नहीं दोगे तो कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है? नहीं आ सकती। अगर आपके डोर पे कोई आए और पूछे आई हैव कम फॉर अ स्टडी, दैट्स व्हाई आई एम कलेक्टिंग सम डाटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप बोलो भैया भाग जाओ यहां से, यू हैव नॉट रिस्पॉन्ड, तो कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है? नहीं आ सकती। अगर आप रेडी हो जाओगे, हाँ भैया पूछो क्या पूछना है,
देन ओनली द इंफॉर्मेशन विल कम आउट। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ यू आर द वन हु रिस्पॉन्स, हु गिव रिस्पॉन्स फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड देयर विल बी नो इंफॉर्मेशन गिवन। तो हम रिस्पोंडेंट को क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेंट, द वन हु गिव द इंफॉर्मेशन। आगे लिखो, इन्फॉर्मेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी। इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी। Important element, very important element of any statistical study, because on the basis of the response, because on the basis of the responses of these responses, on the basis of these responses the reliable data can be collected. अब सुनो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी स्टडी के अंदर अगर हम कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर कोई है तो वो ये है। इसका काम है डाटा कलेक्ट करना। ये आपके दरवाजे पे आया, आपने दरवाजा ही नहीं खोला आगे से, बेचारा क्या करेगा? वापस चला जाए। या आप आए और आपने उसके 2 चपेट लगाई, पूरा भागते यहाँ से, दोपहर के 1 बजे आ रहा है परेशान करने के लिए, ये सोने का टाइम है, क्या करेगा? चला जाए। जब तक आप लोग सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तब तक कुछ भी कलेक्ट नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी कलेक्टेड एंड नथिंग कैन बी कम आउट फ्रॉम द डाटा विच इज बीन कलेक्टेड। अगर आप सही से रिस्पॉन्स नहीं करो, मान लो आपसे उसने पूछा घर में कितने लोग हैं, आपने कहा मैं अकेला ही हूं, दुनिया में सब अकेले आते हैं अकेले चले जाते हैं, लो हो गई शुरू आपकी कहानी। उसने पूछा आपसे क्या करते हो, बोले वेली जनता, मैं कुछ नहीं करता, हो गई कहानी शुरू। मतलब यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड वेल, द डाटा विच इज बीन कलेक्टेड विल नॉट बी अ रिलायबल डाटा, वी कैन नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का काम है इस पूरी स्टडी के अंदर, पूरी स्टैट के अंदर, तो वो कौन है? रिस्पोंडेंट, द वन हु गिव द इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेंट कहो या रिस्पोंडेंट कहो, ठीक है, या इन्फॉर्मर कहो, कोई भी कह सकते हो। द वन हु इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, द वन हु इज रिस्पॉन्सिंग द क्वेश्चंस। इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड वेल, द डाटा विच हैज बीन कलेक्टेड विल बी नॉट रिलायबल डाटा, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकेंगे, पहली बात। एंड इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड एट ऑल, अगर आप दरवाजा ही ना खोलो, देन नथिंग कैन बी कलेक्टेड, कुछ कलेक्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कड़ी है तो वो कौन है? रिस्पॉन्डेंट। ये तो बेचारा कौन है? द वन हु कलेक्ट्स द डाटा, द वन हु आस्क्स द क्वेश्चंस। ये कौन है? द वन हु आंसर द क्वेश्चंस। और ये कौन है? ये इन्यूमरेटर। लिखो, ये कौन होता है? द वन who is appointed by the investigator, the one who is appointed by the investigator to assist him in the entire statistical study. Is called enumerator। ठीक है जी, ये वो आदमी है जिसको इन्वेस्टिगेटर ने अपनी हेल्प करने के लिए, अपने आप को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया है। सिंपल सी बात, इज बीन अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर टू असिस्ट हिम। तो 3 लोग हो गए पूरी स्टैट के अंदर। राहुल, हम 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे अगले 2 चैप्टरों में। इन्हीं 3 लोगों के बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। एक, the one who asks the question, investigator. The second, the one who responds the questions, respondent, हम लोग यानी आम जनता। और तीसरा, the one who help the investigator, the one who help the investigator, इसको enumerator। ठीक है जी, चलो बात खत्म हुई। और नेक्स्ट टॉपिक पे चले, टॉपिक नंबर 5 पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आए हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है 100%। लेकिन ये बहुत आसान मेथड है। कितने मेथड हैं? चार मेथड है। इसमें हम 4 मेथड पढ़ेंगे। आप भी लिखो फटाफट जल्दी से। 4 मेथड, 1, 2, 3 और 4, ऐसे आप भी लिख दो 4 मेथड। पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल मतलब फोन करके, ठीक है जी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस। और चौथा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। एंड शेड्यूल्स। लो, ठीक है, सुनो मेरी बात। देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं और बहुत अजीब से लग रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल मेथड्स हैं। अगर मैं आपको छोटी सी बात समझाऊं तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड हैं। 4 मेथड, और इनमें से पक्का एक मेथड आता है, और कभी कभी चारों भी आते हैं 6 नंबर में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और नहीं आया ना 6 मार्क्स का, तो ये बात तो गारंटेड है इनमें से एक आना जरूर है। लेकिन पता नहीं आपके पेपर कब होंगे। अभी तो 12th क्लास के पेपर भी कैंसिल हो गए हैं। 10th के तो पहले ही हो गए, 12th के भी हो गए, दोनों के हो गए, 10th और 12th। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों के लिए, मालूम है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाना था, अब्रॉड जाना था। उन सब के पैसे डूब गए। अरे आपको मालूम नहीं है, ऑलरेडी पैसा डूब गया बेटे, ऑलरेडी पैसा डूब गया। क्योंकि बाहर में यूनिवर्सिटी कोई भी बंद नहीं हुई, लेकिन इंडिया की यूनिवर्सिटी सारी बंद पड़ी है, कॉलेज स्कूल बंद पड़े हैं। यहाँ रिजल्ट नहीं आया और वहां पे एडमिशन हो भी गया। तो बच्चे जो बेचारे बाहर जाना चाहते थे फर्दर स्टडीज के लिए, बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं, 12th क्लास करने के बाद कई बच्चे जाते हैं ना, और बहुत दुनिया जाती है, अपने सदारों में भी जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, सिंग्स में बाहर जाते हैं, फिर बाहर जाके वापस नहीं आते। लेकिन कुछ लोग वापस भी आते हैं अच्छे पढ़ने के लिए, न बहुत कम लोग आते हैं। तो देखो ना कितना प्यार है हमें बाहर कनाडा से और अमेरिका से। मालूम है क्यों? बिकॉज देयर इज अ क्लीननेस, सफाई है वहां, सफाई है। वहां भी चोरी है, वहां भी मारधाड़ है, लेकिन वहां सफाई है, वहां आराम की जिंदगी है, सभी फैसिलिटीज प्रॉपर मिल रही हैं। कभी लाइट नहीं जाएगी, कभी पानी नहीं कटेगा, कभी आपके घर पे आके कोई आपको परेशान नहीं करेगा, 1 मिनट में वहां काम हो जाएगा, आप कुछ भी ऑर्डर करोगे आपके घर पहुंच जाएगा। इसी चीजों की, यही फैसिलिटी के चक्कर में तो हम बाहर जाते हैं, यही फैसिलिटी है ना वहां पे। आपको मालूम है जितना लोग यूके में कमाते हैं उसका 33% टैक्स में चला जाता है। घर में टीवी लगाने का भी टैक्स है यूके में, आपको मालूम है बात? इफ यू हैव अ टीवी, केबल टीवी एट होम, यू पे टैक्स ऑन टीवी। इफ यू हैव बाइसिकल एट होम, यू पे बाइसिकल टैक्स आल्सो। टू पार्क द बाइसिकल आउटसाइड द हाउस, यू पे टैक्स, and they all pay tax, and happily they pay tax. You know, they know when the problem will come, government is going to feed them. We also pay tax, but only 4 or 5 crore people out of 130 crore pay the tax. Rest all don't pay tax. You know, 130 करोड़ में से 4 से 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, और वहां हर इंसान जो कमाता है वो टैक्स देता है। कुल्लू बाहर है, वो बोलती रहती है बाहर से यूके के अंदर, आप बाइसिकल का टैक्स देते हो, टीवी का टैक्स देते हो, कार पार्क कर रखी है उसका भी टैक्स देते हो, हर चीज का टैक्स है। यानी उनके टोटल 100 रुपीज में से
33 से लेके 35 रुपीज तक टैक्स में चले जाते हैं। मतलब उनके हिसाब से तो 100 रुपीज का 1 पाउंड ही हुआ ना, वो तो यहाँ आके 100 रुपीज हो गया। तो वहां पे अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो 33% उनका टैक्स में चला जाता है, एंड दे आर हैप्पी व्हाइल पेइंग दैट मच मनी इन टैक्स। बहुत खुश है ना। लेकिन वहां फैसिलिटीज है। यहां किसी को बोलो कि अपनी इनकम का 30% टैक्स दे दे तो कहेगा यार क्या बात कर रहा है, पागल है क्या, गवर्नमेंट को पैसा देना है। क्यों? बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट विल गिव देम फैसिलिटीज। दे नो दैट गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया तो गवर्नमेंट खा जाएगी, घपला हो जाएगा, करप्शन हो जाएगी, है ना हमारे यहाँ ऐसा। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। बट नाउ अभी आप यूथ हो, आपको इन सब बातों को अपने दिमाग में रखना है और बहुत अच्छे से आपको देश को बदलना है। यू हैव टू चेंज इंडिया नाउ। ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप बाहर जाना चाहते हो, ऐसा गोरे लाइन में खड़े हो और वो क्या बोले, मुझे इंडिया में जाके जॉब करनी है। ऐसा भी तो कभी टाइम आना चाहिए। क्या ऐसा कभी टाइम आएगा कि अंग्रेज बाहर खड़े होंगे वीजा लेने के लिए इंडियन एम्बेसीज में और बोलेंगे हमें इंडिया में जाना है जॉब के लिए, भैया हमें इंडिया भेज दो? कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि हम ही लोग जाते रहेंगे अमेरिका में 10 लाख 15 लाख लगा के और वहां जाके पढ़ते रहेंगे और वहां पे जाके झाड़ू पोछा मारने की जॉब करते रहेंगे? क्या हम ही लोग ये काम करेंगे? आपको नहीं लगता ऐसा भी टाइम आना चाहिए कि गोरा आया और यहाँ पे झाड़ू कर रहा हो गली के अंदर और आपको गोरा ऐसा करता हुआ दिखे? कभी लगता है आपको ऐसा हो सकता है? हो सकता था अगर इंडिया के नेता करप्ट ना होते। आप लोग, हमारे लोग, ज्यादा लोग बाहर वहां जाके क्या करते हैं? सब यही काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। बहुत कम लोग ऑफिस में काम करते हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। कभी आपने सोचा कि हम लोग वहां जाके काम करते हैं, ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं और गोरे हमें देखते हैं कि इंडियंस क्या काम कर रहे हैं, है ना? और कभी कभी किसी गोरे को देखा है आपने अपने गली में झाड़ू मारते हुए? तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता? आप सोचना इसके बारे में। हम हैं इसके जिम्मेदार, हम उसके जिम्मेदार हैं। नहीं तो ऐसा टाइम आ जाता, क्योंकि हम लोग करप्ट हैं। वी आर द करप्टेड पीपल, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। छोड़ो, आगे चलते हैं, राजनीति से बाहर आते हैं और आगे चले। तो ये कितने मेथड है? देयर आर 4 मेथड्स टू कलेक्ट द डाटा। सुनो, बहुत सिंपल है, मैं हिंदी में समझाता हूं, आप लिख लोगे उसके बाद समझ में आएगा। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो 3 बातें यहाँ पे। एक तो डायरेक्ट मतलब सीधा जाकर, हाँ भाई कोमल बताओ कितना पढ़ते हो, क्या खाते हो, कोमल के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहा हूं। सीधी कोमल से बात हो रही है, डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट। और सीधा कोमल सामने बैठी है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, व्हेन द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली गो एंड टॉक टू द इंफॉर्मेंट और रिस्पोंडेंट डायरेक्टली। When the respondent is in front of you and you are asking a question directly, not on phone, direct questions. That is called direct personal investigation. होगी बात खत्म? इतना ही लिखना है, 2-3 लाइन लिखवा देंगे। फिर है इनडायरेक्ट। पहले देखो इनडायरेक्ट मीन्स आई वांट टू नो अबाउट कोमल बट आई एम कॉलिंग राहुल। आप समझे मेरी बात? मीन्स आई वांट टू नो अबाउट हर बट आई एम नॉट कॉलिंग हर, आई एम कॉलिंग समवन एल्स। इसकी किसी दोस्त को या इसके किसी दोस्त को फोन कर रहा हूं। That is called indirect. पहली बात तो ये समझो। दूसरी ओरल मीन्स वी आर नॉट डायरेक्टली इन फ्रंट, हम एक दूसरे के सामने नहीं है, फोन पे बात चल रही है, ओरल है। और फिर क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, आई हैव कॉल्ड द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री। मान लो मैं एक डाटा इकट्ठा कर रहा हूं कि वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलती है फैक्ट्री नंबर ABCDEFGH, 10 फैक्ट्रीज में, मान लो ऐसा मान लो। I want to know the salaries of the worker for factory ABCDEFGH. Now instead of going in the factory, I have not gone in the factory, I have called the owner of the factory. I am calling the owner. हाँ जी, आपके यहाँ कितने वर्कर्स हैं? वो बोलेगा ABCDEFGH, इतने वर्कर्स हैं। A की सैलरी कितनी है, B की सैलरी कितनी है? मैं क्या पता कर रहा हूं? सैलरी ऑफ वर्कर। किससे पता कर रहा हूं? ऑनर से। यानी I am not talking to the workers, I am talking to the owner to get the information about the workers. That is called indirect. आई मेरी बात समझ? इसका मतलब हुआ indirect. Want to know about the workers of a factory, but calling owner of factory. You are calling the owner of the factory. आप owner को कॉल कर रहे हो और वर्कर्स के बारे में पूछ रहे हो, और वो भी फोन पे, आमने सामने नहीं गए आप, फोन पे। That is called indirect oral investigation.
ठीक है जी। फिर तीसरा आया इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब ये क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं आपके अपने बिठाए हुए लोग, आपके अपने, आपने देखा जो पार्टीज होती है जैसे बीजेपी की पार्टी है या कांग्रेस की पार्टी है, इनके कुछ लोग होते हैं जो हर शहर में, हर गांव में, हर गली में बैठे होते हैं। उनके घर पे झंडा भी लगा होता है बीजेपी का, किसी घर पे लगा होता है कांग्रेस का। इन्हें बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स। जब इलेक्शन पास आते हैं ना तो ये जो पार्टीज हैं क्या करती हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को एक्टिव कर देती है। दे कीप कॉलिंग देम एंड आस्किंग देम, हाँ भी क्या माहौल चल रहा है। आप समझते हो, कभी भी आपने देखा होगा इलेक्शन जब इंडिया में होते हैं तो न्यूज वाले इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही बता देते हैं कि इसकी गवर्नमेंट बनेगी, और ऐसा 90% सच हो जाता है। मालूम है कौन है वो लोग? These are called correspondent। ये कौन होते हैं मालूम? ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। हाँ भाई राहुल किसको वोट दी, हाँ भाई पंकज किसको वोट दी, कोमल तो ने किसको वोट दी, मतलब कुछ ना कुछ गैदर करते रहेंगे। किसके लिए? ठीक है। ये अलग अलग छोटे छोटे, जब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया वाइड हो, इलेक्शन पूरे देश में होते हैं और देश बहुत बड़ा है, तब एक इन्वेस्टिगेटर अगर चाहे पता करना कि मैं अकेला जाऊं और जाके पता करके उन लोगों ने किसको वोट दी, क्या पॉसिबल है ना? तो इनकी हेल्प ली जाती है। ये हर गली में बैठे होते हैं, हर एक गली में 2 भी हो सकते हैं, हर एक शहर में हो सकता है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे होंगे। ऐसे अम्बाला कैंट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस को रिपोर्ट देते होंगे कि लोगों के दिमाग में एकदम चल क्या रहा है। वो जो राहुल गांधी टीवी पे आके बकवास कर जाता है कुछ भी, चाहे वो सैनिकों को लेके, चाहे आर्मी को लेके कुछ भी बोलता है ना राहुल गांधी आके, एक पागल है हमारे देश में, वो कुछ भी बोल देता है। तो वो कहां से बोलता है मालूम है? इन्हीं लोगों की वजह से। ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये दे आर द पीपल। ऐसे ही जब हम कोई बड़ी स्टडी करते हैं, when we are doing a very big study, जब एरिया बहुत बड़ा है और हमें बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना है, तो बेचारा ये अकेला और ये आदमी अकेले काम नहीं कर सकते, फिर ये इनकी हेल्प लेते हैं। ठीक है जी, इनके बारे में हम पढ़े, इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब ये क्या होता है? इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। अब ये क्या चीज है? ये होते हैं क्वेश्चनरीज। आपको बनाने को दिया जाएगा प्रोजेक्ट वर्क और मैडम कहेगी मेक अ क्वेश्चनरीज एंड कलेक्ट द डाटा। ऐसा आपको सीजे में मिला था लास्ट ईयर, मिला ना? लो, तो क्वेश्चनरीज मैडम बोलेंगी बनाओ, और बना के लोगों से कोई टॉपिक भी दिया है क्या? एक हेल्थ और हेल्थ इंपॉर्टेंट है या मनी, हेल्थ वर्सेस मनी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, हेल्थ देखा, ये टॉपिक दिया, बोला का क्वेश्चनरी बनाओ। कितने क्वेश्चन डालो उसमें? लो, देखा? तो ऐसा क्वेश्चन, ये प्रोजेक्ट मिलता है और ये पेपर में पक्का आता है क्वेश्चनरीज। ये क्वेश्चनरीज क्या होती है मालूम है? ये क्या होता है कि एक क्वेश्चन पेपर टाइप बना लिया जाता है, नेम, जेंडर सब ऐसे करके लिखा जाएगा, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जो भी सब कुछ एक क्वेश्चन का बैंक बनाया जाता है। तो जब जो आदमी इसको लेके जाता है वो सीधा उन क्वेश्चन को पूछता है, हाजी नाम, हाजी मेल, हाजी ऑक्यूपेशन, हाजी काम, हाजी फैमिली, मैरिड, अनमैरिड, सारी बातें उसमें लिखी होती है। लेकिन क्वेश्चनरी के अंदर पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। किसी के पर्सनल क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते, उसकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। तो एक क्वेश्चनरी जो है ये मेल के थ्रू भी भेजी जाती है। कभी कभी आप देखोगे आपके याहू मेल में कुछ क्वेश्चनरीज आती है ना, एक सर्वे होता है क्वेश्चनरीज। कभी कभी ये मेल के थ्रू भी आती है, इट कैन कम थ्रू मेल। कभी कभी कुछ लोग भी इसको लेके आते हैं आपके दरवाजे पे, उनके हाथ में एक पर्चा होता है लंबा सा। जब ये सेंसस सर्वे होता है, जब जनगणना की जाती है, तो जो जनगणना करने वाले आते हैं उनके हाथ में एक नोटबुक होती है, उस पर ऑलरेडी लिखा होता है उन्होंने क्या क्या पूछना है, बस वो वही पूछते हैं और निकल जाते हैं। वो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते। देखा आपने? तो उसे बोलते हैं क्वेश्चनरीज। अब एक अच्छी क्वेश्चनरी क्या होती है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी, हमारा अगला टॉपिक है, मालूम है? नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनरीज और शेड्यूल के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ये भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करने का। लेकिन ये सब के सब क्या है? द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। दीज आर द मेथड्स वी यूज टू कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। तो आओ, हमारे पास टाइम है, हम इसे खत्म कर दें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये क्या होता है? लिख लो बड़ा जल्दी से। The method
by which the method by which data are personally collected by the investigator from the informants is called direct personal investigation. अगले इसमें आ जाऊं, नेक्स्ट पैरा में, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड requires that the investigator should be impartial, efficient and tolerant. मतलब एफिशिएंट, इम्पार्शियल, एफिशिएंट एंड टॉलरेंट। सुनो, अब देखो ये मेथड पता तभी सक्सेसफुल है, जो आदमी डाटा इकट्ठा करने जा रहा है उसमें भैया उसको टॉलरेंट होना चाहिए, मतलब शांत स्वभाव का होना चाहिए। अभी मेरे जैसा चला जाए और सामने वाला कोई गलत आंसर दे दे, मैंने तो गिच्ची पकड़ लेनी है, क्या आएगा उससे? रहेगा डाटा तो पड़ा रहेगा, कहीं लड़के आ जाएंगे। ये करोगे ना, अभी कोई लड़ाकू आदमी चला जाए, डाटा कलेक्ट करने आप चले जाओ और सामने वाला आपको कुछ गलत बोल दे और आप उसका गर्दन पकड़ लो और दे गुस्से में गुस्सा चल पड़े, कहाँ रह गया डाटा और कौन इन्वेस्टिगेटर? सबके सब अब तो मिट्टी मिट्टी हो गए। देखा आपने? तो भैया जो इन्वेस्टिगेटर है, जब वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, मींस इंटरव्यू हो गया ना एक तरह, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू, इसे इंटरव्यू कह सकते हैं। सीधा सीधा जाके उससे बात करने वाले हो, उससे सवाल पूछने वाले हो। अगर आप एफिशिएंट नहीं हो, इम्पार्शियल नहीं हो, मतलब आप किसी मुसलमान से क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप दिल में सोचते हो कि मुस्लिम जो होते हैं अच्छे लोग नहीं होते, मान लो ऐसा, आप ऐसा सोचते हो, और सामने जिसका इंटरव्यू आप ले रहे हो वो मुस्लिम है और आप टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन को पूछना शुरू कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी इम्पार्शियल, मतलब आपका पर्सनल जो है इसके अंदर नहीं आना चाहिए। आई बात समझ में? यू हैव टू बी इम्पार्शियल, पहली बात। दूसरा, यू हैव टू बी एफिशिएंट, यू नो हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन को कहाँ पूछना है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं सीधा जाते आप पहले आराम से स्टार्ट करो। यू हैव टू बी एफिशिएंट। और तीसरा, यू हैव टू बी टॉलरेंट, मतलब आप भैया गुस्सा कंट्रोल करके जाओ। हो सकता है सामने वाला कुछ गलत भी बोल दे, यू हैव टू टेक दैट थिंग इन कि भैया कोई बात नहीं, शांति के साथ। तो टॉलरेंस भी होनी चाहिए आपके अंदर, इम्पार्शियल भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। नहीं तो आप ये नहीं कर सकते। क्या? डायरेक्ट पर्सनल। अभी मैडम ने कहा नमन को, क्या नमन क्लास में पता करके आया कितने लड़के कितनी लड़कियां, कौन टाउन से आता है, कौन रूरल एरिया से आता है, कौन बस से आता है, कौन एक्टिवा से आता है, कौन किसकी हाइट कितनी है। 4 बातें मैडम ने कह दी। नमन गया भागा भागा क्लास में, तो तेज चपेट मारी, उठ गए, उठ खड़ा हो, ले होगी लड़ाई शुरू, कर लो डाटा कलेक्ट। अब लड़ाई पहले सॉल्व करोगे कि डाटा कलेक्ट करोगे? बोलो, होगी लड़ाई शुरू क्लास में। लेकिन नमन अगर टॉलरेंट है, एफिशिएंट है और नमन को पता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, बड़े प्यार से नमन जाके इसमें किया, सुनो भाई सुनो मेरी बात, अरे लड़कियां एक तरफ हो जाओ भाई, लड़के एक तरफ हो जाओ, मैडम ने कुछ डाटा कलेक्ट कर रखा है, प्रिंसिपल को देना है, अर्जेंट है, ऐसा करो हाइट वाइज बैठ जाओ, जो लोग रूरल से आते हैं आगे हो जाओ, टाउन वाले पीछे हो जाओ। अरेंज कर लिया और उसके बाद डाटा कलेक्ट कर लिया। बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो कॉल्ड इंटरव्यू। आप इसे इंटरव्यू कह सकते हैं। सीधी सीधी बात, जैसे आपको टीवी पे इंटरव्यू होते हैं ना, अभी देखो वो जो एंकर्स होते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेते हैं, प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कितने टॉलरेंट होते हैं, वो गुस्सा नहीं आता उनको कुछ भी बोलो वो गुस्सा नहीं करते। देखा आपने? एफिशिएंट होते हैं, उनको मालूम है क्या टैक्टिस है, टैक्टफुल है। ठीक है जी, आगे लिखो इसी में। नेक्स्ट, दिस मेथड इज अ फ्लेक्सिबल मेथड। पॉइंट नंबर 3 में, दिस मेथड इज अ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन
इट कैन बी अप्लाइड as it can be applied easily for both literate और illiterates. ठीक है जी, बस यहीं तक हम करेंगे। ये फ्लेक्सिबल मेथड है, इसको आप पढ़े लिखों पे भी यूज कर सकते हो और अनपढ़ लोगों पे भी यूज कर सकते हो। पहला मेथड हमारा खत्म हुआ, फर्स्ट मेथड हमने खत्म किया। कल हम अगले 3 मेथड करके टॉपिक नंबर 6 को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो कल मिलते हैं।